Hello students, myself DK Jha, chemistry faculty. Today you are most welcome on my channel Chemistry Funda. सॉल्यूशन चैप्टर के जो रिवीजन और इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन चल रहा था उसमें हमने लास्ट डे काफी कुछ देखा था। जो बच गया है उसको आज हम फिनिश करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले आप लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मेन पॉइंट यहां पे आप यही समझ लो 12 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये नंबर पे डिपेंड करता है, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे आ रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन number of particle and it depends upon number of particle and it does not depends upon their nature। ये नंबर पर तो डिपेंड करेगा लेकिन नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करेगा और नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके अंदर में हम पढ़ेंगे 4 प्रॉपर्टी। ए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बी में हम देखेंगे यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमारे पास सी पॉइंट आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड डी में आ जाएगा हमारे पास ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। तो इन 4 पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके अंदर में हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ओस्मोटिक प्रेशर। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा चलो सबसे पहले इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि वेपर प्रेशर है क्या। मान लो हमने कोई कंटेनर लिया और कंटेनर में सॉल्वेंट है, कंटेनर में कोई सॉल्वेंट है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस सरफेस एरिया का होगा। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। अच्छा, जब इस सॉल्वेंट में आप कोई सॉल्यूट मिला दो, जब इस सॉल्वेंट में आप कोई सॉल्यूट डाल देते हो, मान लो जब इस सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट डालोगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने का मतलब वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स व्हाट कि यहां पे हम ले लेंगे यहां पे हम मान लेते हैं
कि पी नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट in presence of solute, in presence of solute, that means कि PS हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट माइनस PS, इसको हम बोलेंगे कि कितना से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। And when we talking about P naught minus PS upon P naught, मतलब जितना से वेपर प्रेशर का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेपर प्रेशर इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यस और नो, ठीक है। अब जरा गौर करके देखो कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर आप देख रहे हो, इसमें हमने सॉल्यूट डाला तो इतना सरफेस एरिया कम हो गया, और सॉल्यूट डाला तो और सरफेस एरिया कम हो गया, और सॉल्यूट डाला तो और भी सरफेस एरिया कम हो गया। तो जो सरफेस एरिया कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम सॉल्यूट कितना डाल रहे हैं, सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करेगा। और बेटर वे में हम यदि एक्सप्लेन करें तो वो सॉल्यूट को मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे। आप यहां तक नोट करें पहले, ठीक है। अब आप यहां पे देखो कि हमने मान लिया X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, N2 मोल ऑफ सॉल्यूट, N1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब हो गया कि यू कैन राइट X2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। सिमिलरली X1 इक्वल टू N1 अपॉन N2 प्लस N1, यस और नो, बोलो। X2 को हम लोग क्या मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, X1 को क्या मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट मान लिया, N1 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज व्हाई X2 कैन बी रिटन एज N2 अपॉन N1 प्लस N2 एंड X1 कैन बी रिटन एज N1 अपॉन N2 प्लस N1। नाउ कम टू द पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure P naught minus PS upon P naught equal to X2, equal to X2, that means कि P naught minus PS upon P naught equal to N2 upon N1 plus N2, N2 upon N1 plus N2 for very dilute solution, for very dilute solution। सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट है का क्या मतलब कि वाटर बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है। तो इसमें हमने सॉल्यूट माना किसको है, इसमें हमने सॉल्यूट माना है N2 को, दैट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 इज वेरी 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 लेस देन N1। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो कि N2 प्लस N1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1। तो यदि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N2 बाय N1, N2 बाय N1। ये हो गया फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन,
फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ चुकी है? यस, परफॉर्मिंग बेस्ट। सो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दैट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू x2, x2 इक्वल टू n1 अपॉन n2 अपॉन n1 प्लस n2 फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग ही होता है कि वाटर बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। सो n2 इज वेरी वेरी लेस देन n1, दैट मींस कि n2 प्लस n1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n1। सो p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट इक्वल टू n2 बाय n1। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, एक बात तुम लोग और देखो, यदि मैं इसको कुछ ऐसा कर जाऊं, कहीं ऐसा कर जाऊं, कभी ऐसा कर दो कि कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। यस और नो बोलो, लिख सकते हो? हाँ। अब ऐसा कर लो कि 1 माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब आप दोनों का एलसीएम ले लो तो ये हो गया पी नॉट और इधर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। इट विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस n2 बाय n1 प्लस n2। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू n1 बाय n1 प्लस n2, दैट मीन्स x1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक दूसरे तरीके से, जैसे आपको सीबीएसई बोर्ड में घुमा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक है, बार बार वीडियो को देखो, बार बार रिवाइज करो, रिवीजन मस्ट है बेटा। बार बार वीडियो को देखो, बार बार रिवाइज करो, देखो तुम्हारी मार्क्स कहां से कहां चली जाती है। यस। अब मैं अपने सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। elevation in boiling point, elevation in boiling point। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। आखिर बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या? कौन सा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा? यदि मूर्खों की तरह बात करोगे, लेमैन की तरह बात करोगे, तो तुम बोलोगे कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाता है। वैसे एक तरह से सही भी है, बट आप इसको ऐसे लिखो कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मान लो कि हमने ये ग्राफ, एनसीईआरटी का ग्राफ ले रहा हूं, हमने यहां पे लिया वेपर प्रेशर का ये एक्सिस लिया,
और ये ले रहा हूं टेम्परेचर का एक्सेस, और इस पॉइंट को हमने मान लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मान लिया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो ये सॉल्वेंट का लाइन है। किसका लाइन है बेटा? सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको मान लो टी नॉट बी। मैं यहां पे लिख देता हूं कि टी बी नॉट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जब इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। इस लाइन को मान लो सॉल्यूशन। तुम बोलोगे सर नीचे क्यों डाले हो? क्यों नहीं डालूंगा बे? सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, जब उसमें सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, जब उसमें हम सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, इतना से डिक्रीज कर गया। अब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाने के लिए टेम्परेचर को क्या होगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इस वेपर प्रेशर को, सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, अब इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले जाने पे देखो ना, टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसको मान लो टीबी। टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस दोनों के बीच का जो गैप होगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को आप बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। नोट करो। ठीक है, यहां तक यदि आपने नोट कर लिया, तो दिस डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम का मतलब हो गया मोलैलिटी। तो व्हेन वी चेंज proportionality into equality, we take a constant. So delta TB equal to KB into M. तो KB जो यहां पे कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है एबेलोस्कोपिक कांस्टेंट। एबेलोस्कोपिक कांस्टेंट KB इक्वल टू होता है आर टीबी नॉट स्क्वायर, आर टीबी नॉट स्क्वायर बाय 1000 LV। यहां पे सबका मतलब, केबी का मतलब पता है, आर का मतलब पता है, टीबी नॉट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलवी का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नोट कर लो बेटा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि KB इक्वल टू RTB0 स्क्वायर बाय 1000 इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इधर मान लो M2, M1 मान लो। डेल्टा HV हो गया आपका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, M1 हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नोट डाउन। ओके, नोट कर लिए होगे। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे बोलोगे? इट इज द टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में होता है। इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड और सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस are in equilibrium. It is the temperature at which liquid or solid state of a substance are in equilibrium. या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which liquid and solid have same vapor pressure, same vapor pressure। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल सी बात समझो नहीं यार, फ्रीज का क्या मतलब, ये लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड गया, ये टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड और सॉलिड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और यू मे बी डिफाइंड इट एज द कि लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाए, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड हैव सेम वेपर प्रेशर, the temperature at which liquid and vapors attain same vapor pressure are called freezing point, are called freezing point। अच्छा, पहले नोट कर लो।
अच्छा, इसमें क्या है, ये वेपर प्रेशर का लाइन है और ये टेम्परेचर का लाइन है। अब यहां पे आपको मान लो ये सॉल्वेंट का लाइन है, और जब इसमें सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको सॉल्यूशन का लाइन मान लो, इसको मान लो आप टी एफ नॉट, इसको मान लो टी एफ, इसको मान लो टी एफ। अब ये जो चेंज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पहले यहां पे देखो टी एफ नॉट इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टी एफ नॉट हमने किसको मान लिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को, एंड टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, दैट मीन्स कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जब डेल्टा टीबी की आप बात कर रहे थे तो डेल्टा टीबी का मतलब हो गया सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, इसमें हो गया सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। अच्छा, दोनों जगह फंडा सेम ही है यार, कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम का मतलब मोलैलिटी। बोलो, थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूं, चलना जरूरी भी है कि वन शॉट में रिवाइज भी कराना है। बोर्ड एग्जाम 27 को है, तुम लोगों के लिए 70 में 70 लाने का जुगाड़ भी करना है। किसी तरह से तुम लोग बार बार रिवाइज करो जिससे हो जाए। ओके, दैट्स द सिंपल रीजन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलैलिटी। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में लेके जाते हो तो क्या करते हो, एक कांस्टेंट लेते हो, तो इट विल बी इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, के एफ इंटू एम। अब मैं इधर से इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब आप इधर आ जाओ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो के एफ इक्वल टू आर टी एफ नॉट स्क्वायर बाय 1000 एल एफ। क्या नहीं पता है, के एफ लिख दिया हूं, आर गैस कांस्टेंट, टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, latent heat of fusion. Now you can write it as in NCERT form. NCERT में जो बेटा लिखा हुआ है वो क्या है, NCERT में लिखा हुआ है कि आर टी एफ नॉट स्क्वायर बाय 1000 इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और यहां पे M1 मतलब डेल्टा एच एफ, ये हो गया आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, M1 हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लिखो, पहले नोट कर लो।
नोट कर लिए आप? चलो, अब मैं बात कर रहा हूं फोर्थ पॉइंट का, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाए प्रेशर व्हिच अप्लाइड टू स्टॉप ओस्मोसिस। अब तुम बोलोगे डिटेल में बताओ, ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस, दैट सिंपली नॉट पॉसिबल ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। तुम लोग के पास टाइम कहां है? अभी तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करवा दे रहा हूं, वही समझ लो बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। हाँ, ओस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर व्हिच अप्लाइड, pressure which applied to stop osmosis is called osmotic pressure, is called osmotic pressure. Pressure which applied to stop osmosis is called osmotic pressure. पाई भी इक्वल टू एनआरटी। तुम पूछोगे किसका क्या मतलब सर? पाई इक्वल टू ओपी ओस्मोटिक प्रेशर, भी इक्वल टू वॉल्यूम, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, हाँ, आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट, टी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। बेटा हियर कंटेंट इज द किंग। पाई भी इक्वल टू एनआरटी। एक बात जान लो, आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। पिछले किसी लेक्चर में शायद बोला भी था कि जो स्टूडेंट या कोई भी आदमी, स्टूडेंट हो, मैं हूं, तुम हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, पुजारी हो, बाबा हो, कोई भी हो, जो अपने लाइफ में 14 आवर्स पर डे अपने काम को कर लेगा 365 डेज, उसे सफलता मिलनी ही मिलनी है। नो वन कैन स्टॉप देम 14 आवर्स पर डे। हाय तुम्हारे अंदर में दम, किए हो तुमने पूरे 365 दिन 14 आवर। ये तुम करोगे ना तो IIT यू हो जाएगा, नीट यू हो जाएगा। लेकिन कब किया तुमने? एक भी आदमी ढूंढ करके ले आओ जो 14 आवर्स पर डे अपना काम किया हो और वो अनसक्सेस रह गया हो, कोई नहीं मिलेगा। और यदि कोई मिल रहा है तो झूठ बोल रहा है। चलो, तो पाई भी इक्वल टू एनआरटी, पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, भी इक्वल टू वॉल्यूम, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट, टी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। अरे तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पाई भी इक्वल टू एनआरटी, तो पाई इक्वल टू एन बाय भी आर टी, तो पाई इक्वल टू सी आर टी। सी मतलब कंसंट्रेशन, सी मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन। मान लो दो सॉल्यूशन है, अब तुम्हारा बोर्ड में क्या पूछेगा? फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई वन इक्वल टू क्या होना चाहिए? पाई टू। सी वन इक्वल टू क्या होना चाहिए? सी टू। बस यूं ही। हो गया? चलो, अब हम चर्चा करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है वेन टॉप फैक्टर।
वेंटॉप फैक्टर, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जनरली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है वो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब कोई सब्सटेंस वोलेटाइल हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, तो क्या होता है, कोई ब्रेक होता है, ब्रेक होगा तो उसका नंबर बदल जाएगा। एज यू ऑलरेडी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर, एंड इफ नंबर इज चेंज देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मस्ट टू बी चेंज, उसको चेंज होना पड़ेगा बेटा। रास्ता क्या है उसके पास? कुछ नहीं। तो वेंटॉप फैक्टर आई इक्वल टू पहले तो फॉर्मूला लिख लो, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय initial number of moles, total moles after association or dissociation by initial number of moles। या दूसरा फॉर्मूला होता है I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल बोलो या कैलकुलेटेड बोल दो, कैलकुलेटेड। I इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। तो टोटल मोल्स आफ्टर आई इक्वल टू हो गया टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, या आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब यहां पे मैं कुछ केस देख रहा हूं। सबसे पहले चलो फॉर डिसोसिएशन मान लो हमने NaCl लिया, NaCl ब्रेक हो रहा है, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, टाइम t इक्वल टू 0 पे सपोज कर लो, मान लो यार ये 1 मोल है, कितना है 1 मोल, तो जब रिएक्शन हुआ ही नहीं था तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव कितना था 0, क्योंकि रिएक्शन हुआ ही नहीं है। आफ्टर टाइम t इक्वल टू t टाइम के बाद सपोज कर लो 100% डिसोसिएट हो गया या 100% आयोनाइज हो गया, तो ये 0 ये 1 ये 1, तो वेंटॉप फैक्टर I इक्वल टू आप क्या लिखोगे, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 + 1, अब बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो 2। हमने लिखा MgCl2, तो सेकेंड केस ले रहा हूं, ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 1 ये 0 ये 0, मान लो 100% आयोनाइज हो गया, 100% डिसोसिएट हो गया यार, तो टाइम t इक्वल टू t पे ये 0 ये 1 ये 2, तो I इक्वल टू मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गया। मान लो हमने थर्ड केस लिया, Mg3PO4 होल ट्वाइस, 3Mg2 पॉजिटिव प्लस 2PO4 3 नेगेटिव, 1 0 0 0 3 2, I इक्वल टू 3 + 2 / 1 5। मतलब सारे डिसोसिएशन के केस में फॉर डिसोसिएशन आप I का वैल्यू क्या देख रहे हो, ग्रेटर देन 1। फॉर डिसोसिएशन I का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1। I का वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन 1, ठीक है।
अच्छा, नोट करते चलना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कुछ सिचुएशन को मैंने ट्विस्ट कर दिया, हमने लिया NaCl, ब्रेक कर दिया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 1, ये 0, ये 0, आफ्टर टाइम t इक्वल टू t हमने मान लिया x इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड, x क्या है, मोल्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएट कर रहा है, t टाइम के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस x, ये x हो सकता है ना 100% नहीं हो, 30%, 40%, 50%, 60%, यस यस यस, परफॉर्मिंग बेस्ट। वेलकम बैक। I इक्वल टू टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय 1, सो 1 प्लस एक्स बाय 1। अब मैं कह रहा हूं x भले 20% हो, 0.2 होगा, इसका वैल्यू 1 से तो बड़ा ही आएगा, तो फॉर डिसोसिएशन I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यस, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि फॉर डिसोसिएशन I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब मैं कुछ बात कर लूं एसोसिएशन की। फॉर एसोसिएशन जैसे आपने लिया N2 प्लस 3H2 से मान लो बन रहा है 2NH3, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने क्या लिया, 1 मोल, इधर कितना लिया 3 मोल, इधर 0, आफ्टर टाइम t इक्वल टू t, ये 0, ये 0, ये 2, तो I इक्वल टू क्या लिखोगे 2 बाय 1 प्लस 3, 2 बाय 4, 1 बाय 2, मतलब I इज लेस देन 1। एसोसिएशन के केस में I का वैल्यू 1 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आपने लिया A Na, तो क्या बन गया An, मान लो एसोसिएट हो रहा है, तो ये 1, ये 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे, आफ्टर टाइम t इक्वल टू t, मान लो इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया, इधर बनेगा कितना अल्फा बाय n, तो I इक्वल टू क्या लिखोगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n अब बाय 1। अरे n का वैल्यू 2 रख दिए, डायमेराइट 3 रख दिए, ट्राइमेराइट 4 रख दिए, टेट्रामेराइट n रख दिए, पॉलीमेराइट, व्हाटएवर जो सीबीएसई पूछे, सीबीएसई की तो वैसे ही, मतलब तुम लोग जानते हो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1 अब बाय 1, सो I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा 1 बाय n माइनस 1, सो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अब बाय 1 बाय n माइनस 1। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, नोट कर लो आप कॉपी पे। नोट कर लिए, अब जरा कंपेयर करके देखो, when association by dissociation not takes place,
व्हेन एसोसिएशन बाय डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस। तो यहां पे फॉर्मूला क्या आता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। अब बेटा जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो यही फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू IN2 बाय N1 प्लस IN2। क्योंकि डिसोसिएशन और एसोसिएशन सिर्फ सॉल्यूट का होगा, सॉल्वेंट का तो होगा ही नहीं, ये लगेगा। अच्छा, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करता है कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये केस लिया हुआ है, तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2 बाय N1। यहां पे हो जाएगा फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू IN2 बाय N1। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। यदि एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई केबी एम। थर्ड पॉइंट, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। यहां पे थर्ड पॉइंट, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई केएफ एम। फोर्थ पॉइंट, पाई इक्वल टू सीआरटी। यहां पे फोर्थ पॉइंट, पाई इक्वल टू आईसीआरटी। तो ये सारे फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल। ये तब लगाओगे जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और वोलेटाइल। तो अभी तक पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको मैंने 2 लेक्चर में कवर कर दिया। एक लेक्चर जो कि मैंने आपको पहले दे चुका हूं और दूसरा लेक्चर जो आज आपके पास जाने जा रहा है। फिर इसके बाद एक और लेक्चर मैं दूंगा जो सॉल्यूशन चैप्टर से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में एक लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।